गुड मॉर्निंग एवरीवन। फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर में अभी तक हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है। इसमें ख़ास करके अभी तक जो हम कॉटन के बारे में देख रहे थे कि कॉटन में होता क्या है, कॉटन में प्रोसेसिंग कैसे होती है। ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे कॉटन जैसे बाहर निकाला वैसे ही हमने इंडस्ट्री वगैरह में भेज दिया। तो बहुत ही ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है, उसके बाद ही एक अच्छे क्वालिटी का हमें कॉटन थ्रेड मिलता है। फिर उस थ्रेड का ही यूज़ करके हम फाइबर से फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। तो कुल मिला के ये चैप्टर अभी हम क्लास 6 में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आगे आने वाले बहुत सारे ऐसे होते हैं, ऐसे जॉब्स होते हैं जिसमें आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री अगर मान लो अगर आपको ज़्यादा फैसिनेट करता है तो आपके लिए ये बेसिक नॉलेज है। अगर आपको ये पर्टिकुलर चैप्टर इंटरेस्टिंग लगता है, आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो आप इस पर्टिकुलर फील्ड में भी अपना कैरियर परस्यू कर सकते हो। जो भी फैशन इंडस्ट्री में डिज़ाइनर्स होते हैं वो भी एक्चुअली क्या करते हैं, उनको फाइबर्स का बहुत ज़्यादा आइडिया होता है, उनको डिज़ाइंस वगैरह बहुत पसंद होते हैं, उनको कपड़ों के साथ में ही जो है बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या होता है कि ये फ़ैशन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और फ़ैशन इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा पैसे वाली इंडस्ट्री है। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे डिज़ाइनर्स हैं जिनका नाम आपने सुना भी होगा। एक का नाम तो बहुत ज़्यादा फेमस है, मनीष मल्होत्रा। तो इन लोगों के डिज़ाइन किए हुए जो कपड़े होते हैं वो बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ पहनते हैं। और सोचो एक कपड़ा वो डिज़ाइन करने का बहुत ही ज़्यादा लाखों में रुपए वो ले सकते हैं। और जैसे कोई ब्रांड वगैरह के कपड़े होते हैं तो उसमें जो कपड़े वगैरह डिज़ाइन, कपड़ों का जो डिज़ाइन होता है, उनका जो कलर होता है, उसके ऊपर जो टेक्सचर होता है, वो सारा का सारा डिज़ाइनर्स ही वो करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं, या फिर वही लोग उन्हीं लोग का आइडिया होता है एक तरीके से। तो वो सिर्फ़ और सिर्फ उन आइडियाज़ के वो पैसे लेते हैं। ठीक है। तो फाइबर टू फैब्रिक ये चैप्टर इसलिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि ये भी एक इंडस्ट्री है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे हैं और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये इंडस्ट्री है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यार्न यार्न क्या होता है? स्लाइवर इज़ पुल्ड एंड ट्विस्टेड सो दैट ये देखो सिल्वर की जगह पे स्लाइवर कर देना। इट इज़ पुल्ड एंड ट्विस्टेड सो दैट द फाइबर फॉर्म्स अ स्ट्रॉन्ग थ्रेड और यार्न। तो जो थ्रेड होता है उसी को एक तरीके से हम यार्न बोल सकते हैं। वही मैंने आपको बताया था जो कि थोड़ा सा आपने कॉटन लिया और अपने हथेली पे रखा और उसको एक हथेली से दूसरे हथेली को मसलना अपने स्टार्ट कर दिया। तो कुछ देर में वो जो पर्टिकुलर कॉटन के फाइबर्स थे वो एक रस्सी का या एक थ्रेड का फॉर्म वो ले लेते हैं। तो सेम प्रोसेस होता है, लेकिन चूँकि आपको थोड़ा सा ही कॉटन को थ्रेड के फॉर्म में कन्वर्ट करना था तो आपको बड़ा इजी सा लगा। अगर ढेर सारा अगर वो है 200 किलो का एक लॉट है तो उसको आप अगर हाथ से करना चाहोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और इतना अगर टाइम वेस्ट करने लगे इंडस्ट्रीज़ सिर्फ और सिर्फ यार्न बनाने में तो फिर उनके प्रॉफिट्स बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है। फिर ये इंडस्ट्री इतनी प्रॉफिटेबल नहीं होगी, फिर इस इंडस्ट्री में जाना लोग पसंद नहीं करेंगे। इसीलिए ये मशीन्स होते हैं। और वो जो आप हाथ से कर रहे थे मसल के या ऐंठ के, वैसे ही वो ऐंठने का प्रोसेस करता है मशीन, लेकिन बहुत ही ज़्यादा फास्ट करता है और बहुत ही ज़्यादा जल्दी करता है। तो इस फिगर में भी वही चीज़ समझाने की कोशिश करी गई है कि थोड़े से आपने फाइबर्स लिए कॉटन के और उसको आपने एक हाथ से पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से ट्विस्ट करना स्टार्ट कर दिया तो वो कुछ देर में थ्रेड का फॉर्म ले लेता है। उसी थ्रेड को हम यार्न बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ट्विस्टिंग ऑफ फाइबर्स इनटू यार्न इंक्रीजेस द कोहेजन एंड स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर्स। कोहेजन मतलब क्या होता है? कोहेजन मतलब कोहेसिव फोर्स से आया हुआ है कोहेजन। कोहेजन मतलब ऐसा होता है कि जो जिसमें पार्टिकल्स एक दूसरे से अपनी बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग करते हैं। जैसे मान लो किसका एग्जांपल हम ले सकते हैं? कोहेसिव फोर्स का एग्जांपल हम ले सकते हैं जैसे पानी की अगर बात करी जाए, पानी को ग्लास में अगर आपने डाला हुआ है तो पानी के पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अच्छे से बंधे हुए हैं। इसीलिए पानी जो है सिर्फ़ और सिर्फ ग्लास का ही शेप लेके रह जा रहा है, वो ओवरफ्लो नहीं कर रहा, वो इधर उधर फैला हुआ नहीं है, वो इधर उधर उड़ नहीं रहा है। और वहीं पे अगर एयर की बात करी जाए
तो एयर में कोहेशन बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि एयर के पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर रहते हैं। और वहीं अगर सॉलिड की बात करी जाए तो उनमें कोहेशन बहुत ही ज़्यादा होता है। उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ही अच्छे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग होती है। तो उसी को जो होते हैं बोलते हैं कोहेशन। तो कोहेशन जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा बॉन्डिंग होगी और उतना ही ज़्यादा स्ट्रेंथ उसके अंदर होगा। इसीलिए सॉलिड्स जो होते हैं सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है उसमें, लिक्विड्स में उसमें रिलेटिवली थोड़ा सा कम स्ट्रेंथ होता है, और गैसेस में थोड़ा सा सबसे कमज़ोर बेचारे गैस होते हैं। उनके पास ना ही शेप होता है, ना ही कोई साइज़ होता है, ना ही उनका कोई वॉल्यूम होता है। और ये जो है जब भी आप ट्विस्ट करोगे फाइबर्स को और उसको यार्न में आप कन्वर्ट करोगे, उससे क्या फ़ायदा होता है, कोहेजन इंक्रीज़ हो जाता है और स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर इंक्रीज। कोहेजन इंक्रीज़ होगा तो स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर इंक्रीज़ तो ऑटोमेटिकली होगा ही, क्योंकि कोहेजन पे ही डिपेंडेंट है स्ट्रेंथ। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आपने कई बार देखा होगा फेविकोल का ऐड वगैरह देखा होगा या फेविक्विक का ऐड देखा होगा, तो उसमें एडहेसिव लिखा हुआ होता है। एडहेसिव का मतलब क्या हुआ? एडहेसिव का मतलब ये हुआ कि जो अपने जैसे पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स नहीं लगा रहा, जो दूसरे पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स लगा रहा है। जैसे अगर फेविकोल जो होता है वो दो लकड़ियों को जोड़ देता है, तो जो फेविकोल है वो क्या कर रहा है, एडहेसिव का काम कर रहा है। मतलब वो दो अलग अलग मटेरियल से उन दोनों को जो है, उन दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग लाने की कोशिश कर रहा है, उन दोनों के पार्टिकल्स को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। उन दोनों के बीच में जो स्ट्रेंथ थी, जो बिल्कुल ज़ीरो थी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए एडहेसिव, क्योंकि एडहेसिव मतलब अलग अलग मटेरियल्स के बीच में अट्रैक्शन के लिए या फिर बॉन्डिंग के लिए फोर्स लगाया जा रहा है ज़बरदस्ती का। कोहेजन मतलब अपने जैसे पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है ताकि वो एक साथ में रहें, इकट्ठे रहें। आगे कह रहा है हैंडलूम्स एंड पावर लूम्स। हैंडलूम्स के बारे में कह रहा है, इन विलेजेस द क्लोथ्स फ्रॉम कॉटन आर वुवन ऑन स्मॉल स्केल नोन एज हैंडलूम्स। गाँव में अगर थोड़ी सी कम क्वांटिटी में अगर फाइबर टू फैब्रिक में कन्वर्ट किया जा रहा है, कॉटन फाइबर को फैब्रिक में, तो चूँकि ये स्मॉल लेवल है और यहाँ पे मशीन्स भी छोटी छोटी होंगी, तो इस लेवल को क्या बोलते हैं, हैंडलूम। ठीक है। यहाँ पे हाथ का भी कई बार, इसमें हाथ का ज़्यादातर यूज़ होता है। जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे हाथ नहीं, सारा का सारा ऑटोमेटिक होता है, सारे मशीन्स ऑटोमेटिक होते हैं। उसमें आपने कमांड दे दिया और सारा प्रोसेस अपने आप से होके वहाँ पे रख दिया, वो मशीन सारा प्रोसेस अपने आप से कंप्लीट करके बंद हो जाता है। ठीक है। आगे अगला पॉइंट कह रहा है, ऑन लार्ज स्केल कॉटन क्लोथ्स आर मेड बाय मशीन्स नोन एज पावर लूम्स। तो बड़े बड़े मशीन्स से अगर कॉटन क्लोथ्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं तो उस जगह को क्या बोलते हैं, पावर लूम्स बोलते हैं। उन मशीन्स को क्या बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलेंगे पावर लूम्स। और वहीं छोटे मोटे लेवल पे अगर कॉटन के कपड़े बनाए जा रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हैंड लूम्स। ठीक है। कई बार आप देखोगे कि अगर आपको मौका मिला पहाड़ों वहाड़ों पे जाने का, तो पहाड़ों पे फेमस होता है गर्म कपड़े, जो वुलन क्लोथ्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। वो सस्ते भी मिलते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के भी होते हैं। तो वहाँ पे हैंडलूम प्रोडक्ट्स करके वो अपने आप को सेल करने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो हैंडलूम प्रोडक्ट्स हैं, मतलब हमने ज़्यादा मेहनत करी है इस कपड़े को बनाने में, और स्टिल जो है वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं, और वो थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव भी होता है कि इंसानों ने अपने हाथों का यूज़ करके कोई भी एक कपड़ा बनाया हुआ हो जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, तो वो अप्रिशिएबल होना चाहिए। ठीक है। और उसके लिए थोड़ा बहुत अगर ज़्यादा पैसे भी देना पड़े तो वो चलता है, इट इज़ वर्थ। क्योंकि वो जो लोग बनाते होंगे वो लोग बहुत अमीर तो नहीं होते होंगे, वो बहुत बेचारे गरीब होते होंगे, जिनको पता है कि जो है कुछ करना है, कुछ नहीं करेंगे तो बिना खाए मर जाएंगे। तो वो स्टार्ट करते हैं, स्ट्रगल से ही स्टार्ट करते हैं कि चलो थोड़ा बहुत छोटा मोटा ही काम से ही, लेकिन सीखते हैं, तो ये उनका प्रोफेशन हो जाता है। इसीलिए इस तरह के हैंडलूम प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा ज़्यादा हमें वो करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए इस तरह के। लेकिन अभी नहीं, अभी आप अपने मम्मी पापा के पैसे खर्च कर रहे हो, तो अभी नहीं। जब आप अपने पैसे खर्च करोगे, आप खुद कमा रहे होगे, तब आप जो है हैंडलूम प्रोडक्ट्स ज़्यादा प्रेफर कर सकते हो, अगर आपको अच्छा लगता है तो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूसेस ऑफ कॉटन। कॉटन के यूसेस क्या है, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल्स।
टेक्सटाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग में होते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब होता है वही कपड़ों की इंडस्ट्री, ठीक है। एज एन एब्जॉर्बेंट इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में एब्जॉर्बेंट की तरह यूज़ किया जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाते हैं तो उस इंजेक्शन लगाने के बाद कॉटन को स्पिरिट में थोड़ा सा डिप करके फिर आपके जिस स्किन पे इंजेक्शन लगाया था उस जगह पे थोड़ा सा मल देते हैं, रगड़ देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एब्जॉर्बेंट की तरह काम कर रहा है ये हॉस्पिटल में। अगला पॉइंट कह रहा है कि एज फिल्टर्स इन मैट्रेसेस, पिलोज एंड क्विल्ट्स, तो ये फिलर्स की तरह भी काम करता है। मैट्रेसेस के अंदर भी रुई भर दिया जा सकता है, पिलो के अंदर भी रुई होता है, एंड क्विल्ट्स के अंदर भी, रजाई वगैरह के भी अंदर ये रुई वगैरह भरा जाता है। ये सारा कुछ आपको पता है। अगला पॉइंट कह रहा है एज अ मेन रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेयॉन एंड पेपर इंडस्ट्री। अब देखो, रेयॉन एक तरीके का सिंथेटिक फाइबर है, जो मैन मेड फाइबर है। तो सिंथेटिक फाइबर जो ये रेयॉन है, इसके रॉ मटेरियल के लिए भी कॉटन यूज़ किया जाता है। तो कुल मिला के ये हुआ कि जो रेयॉन है ये टोटली सिंथेटिक नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत जो रॉ मटेरियल यूज़ किया जा रहा है कॉटन एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किया जा रहा है, जो कि एक नेचुरल फाइबर है, ठीक है। और पेपर इंडस्ट्री में भी कॉटन का यूज़ किया जाता है, जिससे बहुत अच्छे अच्छे साफ़ सुथरे पेजेस बनाए जाते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है क्लोथ्स फ्रॉम कॉटन आर extensively used as mops in households and for cleaning machines in industries। तो जो कॉटन के क्लोथ्स होते हैं, जो बहुत मोटे मोटे से क्लोथ्स होते हैं, उनका यूज़ मॉप की तरह यूज़ करते हैं। मॉप जो वो पोछा लगाने वाला कपड़ा होता है उसको बोलते हैं। कई बार आपने देखा होगा स्कूल वगैरह में या फिर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स वगैरह में, उसमें वो एक डंडे जैसा कुछ होता है, उसके नीचे वो रस्सी के शेप का कुछ होता है, वो भी कॉटन का ही बना हुआ होता है, ठीक है। तो उससे भी मॉपिंग करी जाती है। मॉपिंग मतलब वही पोछा लगाया जाता है। और क्लीनिंग मशीन्स इन इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है। कई बार देखा होगा आपने कि जो चश्मा वगैरह पहनते हैं उनको रिकमेंड किया जाता है कि आपको जो है कॉटन क्लोथ से ही वाइप करना चाहिए शीशे को, अदरवाइज़ शीशे पे स्क्रैच जल्दी पड़ने लगता है और बहुत जल्दी वो शीशा ख़राब हो जाता है, ठीक है। और जो भी चश्मा लगाता है, प्रेस्क्रिप्शन ग्लासेस लगाते हैं जो, उनकी ये थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है कि उनको अगर मान लो ग्लास का उन्होंने लगवाया हुआ शीशे का, तो जैसे गिरेगा वो फूट जाएगा। तो मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो इसलिए फ़ाइबर्स का यूज़ करते हैं। कई बार फ़ाइबर का शीशा यूज़ करते हैं। फ़ाइबर के शीशे में यही प्रॉब्लम है कि स्क्रैच वगैरह जल्दी आ जाता है। तो स्क्रैच वगैरह अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, रिकमेंड किया जाता है कि पहले तो शीशे को धोया जाता है पानी से, फिर उसके बाद उसके ऊपर जो साफ़ सुथरा कॉटन क्लोथ्स होंगे उससे वाइप किया जाता है। यही सबसे सही तरीका है। अदरवाइज़ जो शीशा हो उसके ऊपर स्क्रैच बहुत जल्दी आ जाएगा। और जो फाइबर के ग्लासेस होते हैं वो रिलेटिवली महंगे आते हैं, ठीक है, काफ़ी महंगे आ सकते हैं। कई बार अगर बहुत अच्छी क्वालिटी में आप जाओ तो 3-3, 4-4 हज़ार रुपये तक के आते हैं। तो वो बहुत अच्छा नहीं है कि अगर आप हर 2-3 महीने पे वो चेंज कर रहे हो तो, ठीक है। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना बहुत है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।